हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। एंड हम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और ये फिफ्थ वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक। अ, इसके अलावा देखो, जो पिछले में मैंने पढ़ा दिया है उसके ये क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते हैं हम। और यूपीएससी, सीएससी या ईपीएफओ हो गया आपका, या जितने भी अदर एग्जाम्स हैं जहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, उस सब के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक। तो पहला सवाल है कि मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि मौर्यकालीन गुफाएं प्राय छोटी, एक केवल 2 कमरों की होती थी। ठीक है। दूसरा है कि इन गुफाओं की दीवारों पर की गई पॉलिश अशोक स्तंभों के पॉलिश से मिलती जुलती थी। और तीसरा है कि बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा आजीविकों हेतु किया गया था। ठीक। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि कई बार आपको ये जो होती है डीप इन्फो नहीं पता हो, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके बारे में आपको पता हो जो फैक्चुअल हो, जैसे बराबर की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण अशोक ने कराया था, लेकिन जो नागार्जुनी पहाड़ियों की जो गुफाएं हैं अ, वो आपका दशरथ ने कराया था, अशोक का जो पौत्र था। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई थी। तो ये वाली हो जाता है आपका स्टेटमेंट गलत। जब ये गलत तो तीसरा गलत। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए आपके एलिमिनेट, और आपके पास बचता है केवल एक। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं, या एलोरा की गुफाएं? तो इसमें देखो, एलोरा की गुफाएं हैं जो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। बौद्ध धर्म से जो संबंधित हैं वो 1 से 12 तक है। ठीक। ये नंबर है गुफाओं का। और ब्राह्मण धर्म से संबंधित आपकी गुफाएं हैं वो हैं 13 से 29। और जैन धर्म से जो संबंधित है वो है 30 से 34 क्रमांक की गुफाएं। ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए बस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित पूछा है। ठीक है। तो लोमश ऋषि की गुफा चैत्य के मेहरा पर गतिमान हाथी की प्रतिमा उत्कीर्ण है। हाँ, यहाँ कई सारे हाथी हैं, उनकी जो प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये बात एकदम ठीक है। बाघ की गुफाएं, तो इनके चित्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। ये बात भी एकदम ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऐसे राजसी जुलूस और ये सब चीजें दिखाई गई हैं, दैनिक क्रियाकलापों को करते हुए दिखाया गया है लोगों को। तो ये हाँ बिल्कुल लौकिक जीवन से संबंधित चित्र हैं। अगला है कि उदयगिरी गुफाएं एमपी, ये मध्य प्रदेश विदिशा वाली ठीक है, ये केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये कथन गलत है आपका, ये मतलब सही मैच नहीं है। ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ठीक। एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ त्रिमूर्ति महेश्वर सर्वप्रमुख है। तो भगवान शिव की एक त्रिमूर्ति महेश्वर स्वरूप एक यहाँ क्या है, एक प्रतिमा है। ठीक है। तो ये इसमें से सिर्फ तीसरा वाला गलत है, बाकी 3 इसमें से सही है। ठीक। अच्छा, केवल बौद्ध धर्म से संबंधित अगर बात करें तो कौन कौन सी है? तो देखो, अजंता है। ठीक। कन्हेरी की गुफाएं हैं, ये भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र। और कारला चैत्य के बारे में बताया था। एक जूनागढ़ में जो बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, गुजरात, अ, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक। अगला सवाल है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता और एलोरा दोनों ही गुफा समूह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन दोनों को वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। अब देखो, ये पहला वाला एकदम इसमें सही है। और औरंगाबाद का वर्तमान नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक। तो वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? दोनों छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। ठीक। और इन दोनों को 1987 में नहीं, 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। तो इसमें केवल पहला वाला ठीक है। 1987 में किसको किया गया था पता है? एलिफेंटा की गुफाओं। ठीक। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945।
यूनेस्को, एलिफेंटा, ये कब 1987, और अजंता और एलोरा ये 1983। तो ये सब याद रखना है। अगला सवाल है कि सूची वन तथा अच्छा हाँ, ये गुफा समूह है और ये स्थान की वो कहाँ स्थित है, इनको आपको मैच करना है। तो देखो बाघ की गुफाएं, अच्छा सबसे आसान इसमें वही है कि जैसे उदयगिरी की गुफाएं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा उदयगिरी भी की गुफाएं दो हैं, एक तो उड़ीसा में है और एक मध्य प्रदेश में है। ठीक। अ, ये वाली जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये आपकी विदिशा जिले में है। ठीक। तो बी का हो गया वन। बाघ की गुफाएं जो हैं वो आपके धार जिले में है। ठीक है। तो ए का टू हो गया, बी का वन हो गया, ए का टू, बी का वन। तो इसमें से पहला वाला ठीक है। बादामी की गुफाएं, जैसे कि अब इसमें सी का फोर, यानी कि बादामी की गुफाएं बागलकोट जिला कर्नाटक, और सित्तालवाड़ की गुफाएं जो है पुदुकाट्टई जिला अ, तमिलनाडु। इसके बारे में मैंने बताया भी था, सबसे लास्ट वाला यही था शायद। ठीक। तो ये थे आपकी गुफाओं से संबंधित प्रश्न। अब बढ़ते हैं आज की। तो मंदिर स्थापत्य पढ़ना है हमें। ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि सबने मंदिर देखा ही होगा कि मंदिर है जैसे कोई, तो आपके पास सबसे पहला सवाल ये होता है कि मंदिर कैसे बना, किस टाइप का मंदिर है। ठीक। या किस देवता का है। तो इस तरह के आधार पे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले क्या होता था कि मंदिर के लिए जो देवालय या देवघर या वगैरह इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो मंदिर शब्द है, ये मंदिर शब्द है, इस शब्द का पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। होता क्या था कि मौर्य काल में चट्टान काटकर निर्मित गुफा मंदिर बनाए गए थे। जैसा कि मैंने बताया भी था, शायद पिछली वीडियो में ही बताया था कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई पहाड़ी है, ठीक, उसमें काट करके चट्टान और एक गुफा का निर्माण कराया गया। अब इस गुफा का इस्तेमाल आप किस पर्पज से कर रहे हैं, उस पर्पज के बेस पे इसको आप चैत्य कहते थे, या विहार कहते थे, या मंदिर कहते थे। ठीक। तो मौर्य काल तक आपको इस तरह की संरचनाएं मंदिर के रूप में देखने को मिल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि गुप्त काल से संरचनात्मक मंदिरों की शुरुआत होती है। जो वर्तमान में आप मंदिरों का स्वरूप देखते हो इस टाइप का, या बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उनकी संरचनात्मक शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि जो मंदिर निर्माण है वो गुप्त काल से पहले आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब जो आज का स्वरूप है वो नहीं मिलेगा। परिवर्तन लकड़ी के जो ईंट है, लकड़ी या ईंट से पाषाण पत्थर का प्रयोग शुरू, मतलब पहले लकड़ी या ईंट से बन रहे थे, फिर उसके बाद पाषाण और पत्थर का प्रयोग, यानी कि पत्थर का प्रयोग शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं है कि लकड़ी का बना नहीं सकते आप, ईंट का नहीं बना सकते, ये सिर्फ एक परिवर्तन को दिखाता है कि ऐसा भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है। और महत्व, मंदिरों को स्थायित्व और सुदृढ़ता मिली। तो ये सब कुछ चीजें हैं कि एक इंट्रोडक्शन के मंदिर क्या होता है, कैसा, मतलब क्या उसका उल्लेख कहाँ मिला आपको। ठीक है, शब्द का अब मंदिर जैसे आपने देखा, अब इसमें प्रथम चरण जैसे देखें, विकास के चरण जैसे मंदिर का विकास चरण देखें, तो प्रथम चरण में क्या हुआ था कि शुरुआत के जो मंदिर हैं आपको उनपे, जैसे अभी आप ऐसे देखते हैं ना, या जैसे भी देखें ऐसे भी होते हैं कुछ मंदिर। ठीक है। तो ये सब नहीं होता था। पहले क्या होता था, ऐसा सपाट चत, सॉरी, छत नहीं, छत, और नीचा चबूतरा, जैसे ये होता है, मान लो कि ऐसे करके एक चबूतरा है, आज आप देखते होंगे, ये नीचा होता था, इसको जगती कहते हैं, और उसके ऊपर ऐसे मंदिर बना होता है। ठीक। तो ये नीचा हुआ करता था। उदाहरण सांची का मंदिर, देखो शायद मैंने, हाँ ये रहा, देखो ये देख रहे हो ना, ये जमीन से बहुत ऊंचाई पे नहीं है ना ये वाला पार्ट आपका। ठीक है। और ये देखो प्लेन है ना एकदम। तो ये सांची टेम्पल इसी का एक उदाहरण है कि मतलब पहले किस तरह के मंदिर, शुरुआती मंदिर कैसे हुआ करते थे। तो ऐसे मंदिर हुआ करते थे। ठीक। फिर द्वितीय चरण में जब अगला चरण आता है मंदिर निर्माण में, तो उसमें क्या होगा कि प्रदक्षिणा पथ का जुड़ाव।
प्रदक्षिणा पथ मैंने जब स्तूप पढ़ा रहा था, तो स्तूप के बारे में जब बताया था परिक्रमा जहाँ की जाती है उसको, उस पथ को आप प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और जगती यानी कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये, ठीक है, इसकी ऊंचाई बढ़ी। तृतीय चरण में क्या होता है कि शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया और पंचैतन शैली का उद्भव हुआ। एक पंचैतन शैली होती है मंदिर निर्माण की शैली। जैसे उदाहरण उदाहरण के तौर पे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पंचैतन शैली का एक तरह से एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जैसे अ, एक मेन देवता का मंदिर बनाया, उसके बाद चारों कोनों पर ऐसे अन्य मतलब मंदिर बना दिए जाते हैं। तो इस तरह ये पंचायतन शैली, मतलब 5 मंदिर टाइप का ऐसा होता है, ठीक है? तो इसको आप पंचायतन शैली कहते हैं। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण तीसरे चरण में जाके शुरू होता है। अब जैसे इसके ऊपर क्या बनने हो जाएंगे शुरू, शिखर, ठीक? तो ये इस तरह आप मंदिरों का विकास क्रम है। अब मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ जो होती हैं, देखो इसमें 3 शैलियाँ होती हैं। अब ये शैलियाँ कहाँ से कहाँ तक है? जैसे एक 1 मिनट यहीं बनाता हूँ। देखो जैसे ये मान लो आपने इंडिया बनाया, 1 सेकंड, थोड़ा रफ है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि हिमालय क्षेत्र से विंध्य क्षेत्र तक आपको ये मतलब मंदिरों के एक विशेष प्रकार देखने को मिलेगा जिसको आप नागर शैली कहते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ नहीं देखने को मिलेगा या हर कोई यहाँ बना दे। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई विशेष टाइप का टेम्पल देखा जा रहा है, तो इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक विंध्य क्षेत्र तक आपको नागर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। क्योंकि उन सभी मंदिरों में एक प्रकार की विशेषता, एक प्रकार की समानता दिखाई देती है। तो जैसे नागर शैली है, तो इस तरह के जो मंदिर होते हैं, इसमें इनका क्या है, उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत तक इनका आपको विस्तार देखने को मिलेगा। इस वाले एरिया में आपको ये एक से हाँ, यहाँ तक आपको लगभग देखने को मिलेंगे, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी, ठीक है? तो अ, यहाँ तक आपको विस्तार देखने को मिला। अभी मैं बता भी दूंगा किस तरह के होते हैं ये मंदिर। और 5वीं से 13वीं सदी तक इनका आपको समय सीमा, इस दौरान बहुतायत बनाए गए ये मंदिर। विशेषताएं क्या होती हैं कि आमतौर पर चार दीवारी यानी कि परकोटा जिसको आप बोलते हैं, जैसे एक मंदिर है, ठीक है, और उसके चारों ओर इस टाइप का एक बाउंड्री वॉल, ये नहीं होती है नागर शैली के मंदिरों में। अब कोई कहे कि हमारे यहाँ तो एक मंदिर है और दिल्ली में है या दिल्ली के आसपास, आप अगर उत्तर प्रदेश में कहीं, हमारे गांव में, हमारे शहर में एक ऐसा मंदिर है जिसके आसपास वो मतलब अब के जो आज के समय के मंदिर है, आप उनकी कंपैरिजन पहले के उस प्राचीन शैली से नहीं कर सकते। वो सब इसलिए बना देते हैं कि वो जानवर वानवर ना जाए, ठीक है? तो उस पे बहुत ज्यादा ऐसे रिसर्च नहीं करना है। जो आप दक्षिण भारत में जो मंदिर देखेंगे उनमें आपको ये परकोटा यानी कि चार दीवारी देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चीज को डिफरेंशिएट किया जाता है ये कह के कि भाई इसमें आपको चार दीवारी नहीं होती है, देखने को मिलेगी। मंदिर ऊंचे मंच पर यानी जगती, जो वेदी में जैसे बता रहा था, ये ऐसे जो जगती होती है जिसपे ये पूरा आपका मंदिर वंदिर बना होता है, पूरा मंदिर मंडप वो सब बना होता है, तो ये ऊंचाई पे बना होता है। देखा होगा आपने जैसे उत्तर भारत में कैसे मंदिर बने, और फिर यहाँ तक एकदम पूरी सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ भी होती हैं कई कई जगह, ठीक? तो ऊंचाई पे मंदिर होता है। और वर्गाकार गर्भगृह, ऐसे वर्गाकार आपको गर्भगृह मिलेगा। एकदम ठीक ना बना होगा तो माफी चाहूंगा। वक्र रेखीय शिखर जो ऊपर की ओर झुकता है। रथ, दीवार के क्षैतिज विभाजन, त्रिरथ, पंचरथ आदि। आप ये देखो, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ तो सारी चीजें समझ में आ जाए। ये होगा, देखो ये है जैसे, ये ना पूरा एकदम सीढ़ी वगैरह, ठीक, ऐसा मंदिर होता है। और ये जो एरिया होता है ना, ठीक, इसको कहते हैं आप मंडप। इसको एक तरह से वो एरिया मान लो जहाँ पे लोग बैठ के अपना कीर्तन पूजा पाठ वगैरह वो सब कर रहे होते हैं, ठीक। और एक जो वर्गाकार ग्रह होता है जहां पर क्या होता है, इसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह किसको कहते हैं? जहां पर मुख्य देवता की प्रतिमा होती है, उसके ऊपर जो ये आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं आप शिखर, जो संरचना है, ठीक। तो
और ये सब ये आमलक होता है। और ये जो दूसरे टाइप के शिखर हैं, इनको शिखर के जब उपप्रकार अभी बताऊंगा मैं, तो तब बताऊंगा ये क्या होता है। तो इस टाइप का आपका ये मंदिर होता है। इसी के बाहर आप प्रदक्षिणा पथ वगैरह भी सब देख सकते हैं। जैसे शिखर के उपप्रकार, अब इसमें क्या क्या होता है कि एक सेकंड, हाँ, तो जैसे आपने जब मंदिर बनाया, मान लो कि ये मंदिर बनाया, तो ये जो शिखर आप बना रहे हैं, ये शिखर कई तरीके का हो सकता है। तो लेटिना या रेखा प्रसाद शिखर ये होता है कि सरलतम आधार वक्राकार होता है, दीवारें शीर्ष पर भीतर की ओर वक्रित होती हैं। एक होता है फमसाना, ये होता है आधार चौड़ा, ऊंचाई कम, दीवारें शीर्ष बिंदु की ओर सीधी ढलान बनाती हैं। मंडप में अधिक प्रयोग, मंडप में जो शिखर बने थे उन्हीं को आप फमसाना कहते हैं। ठीक है। वल्लभी या खाकर प्रकार का जो शिखर होता है, ये इसका आधार जो होता है आयताकार होता है, छतें गोलाकार या गज पृष्ठाकार। एक सेकंड बता देता हूँ कैसा है। जैसे ये है, ठीक है, गज पृष्ठाकार टाइप, तो ये वल्लभी टाइप शिखर है। और ये और ये जो है, ये आपका लैटिना प्रसाद, ठीक है, रेखा नाम था लैटिना प्रसाद, रेखा प्रसाद, सॉरी। ठीक है। और ये जो है आपके, ये हैं फमसाणा, फमसाणा। तो इस तरह से इनके जो शिखर हैं उनके उप प्रकार भी हैं। हाँ, उसके आधार पर आप इनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो है विश्वनाथ टेम्पल है खजुराहो का, और ये तेली का मंदिर है ग्वालियर में। ठीक। तो ये सब किससे संबंधित है? वैसे तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा उपप्रकार किसमें है, या किस उपप्रकार की क्या विशेषता है, कितना चौड़ा होता है आधार, वो सब नहीं पूछेगा। बस ये ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि ये जो उपप्रकार है शिखर का, ये किस शैली का भाग है। ठीक है। या ये पूछ सकता है कि उत्तर भारत में कौन सी शैली है। ठीक। या जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, उनसे बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं इससे पूछे जाते हैं। ठीक। तो ये थी आपकी नागर शैली। ये देखो, ये भी है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये आपका कंदरिया महादेव टेम्पल, ये है ना, इनको फमसाणा कहते हैं। और ये आपका लैटिना शिखर। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस शैली की जो उपशैलियां हैं उनके बारे में थोड़ा सी जानकारियां हैं। जैसे कि उड़ीसा या कलिंग जो उपशैली है, ये उड़ीसा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। इसके जो प्रमुख संरक्षक हैं, सोम है, भौम, गंग वंश, ये सब इन वंशों ने इसको संरक्षण प्रदान किया। शिखर को देउल, ऊर्ध्वाकार, अचानक घुमावदार, मंडप को जगमोहन, और बाह्य दीवारों पर भव्य सजावट, भीतरी दीवारें सादी, और चार दीवारी से घिरा हो सकता है। तो ये सब इन उप शैलियों की विशेषता हैं। और चाहोगे तो मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ सकते हो, वैसे पूछेगा नहीं। अगर किसी क्वेश्चन आता भी है तो किसी विशेष मंदिर से आता है। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन करा दूंगा कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया। ठीक है। जो मुख्य मुख्य है कम से कम वो तो, जैसे खजुराहो, ये इसको चंदेल शासकों के प्रमुख संरक्षण प्राप्त हुआ। और 10 से 13वीं सदी में इस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। पंचायतन शैली का प्रमुखता से पालन इसमें किया जाता है। मंदिर की दीवारों पर मिथुन मूर्तियां, यानी कि कामुक आकृतियों की बहुलता होती है। तो उसका एक रीजन ये बताया जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामुक आकृतियां बनाई जाती है। वो अ, देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार टाइप की आपको वहां पे अ, आकृतियां मिलेंगी। लेकिन लोग सिर्फ अपना ये कि किसी भी एक चीज को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की ये नागर शैली की उपशैलियां हैं। अगला है मंदिर स्थापना। अगली है आपकी द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में क्या होता है, जैसे इसका विस्तार आपको दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा। 7वीं से 18वीं सदी तक इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया गया। विशेषता इसमें क्या होता है कि ऊंची चार दीवारी परकोटा आवश्यक घटक, परिसर में जलाशय, मतलब जैसे ये है, ये आपका मंदिर है, ये रहा मंदिर, ये गोपुरम होता है इसमें। और ये पूरा एकदम ऐसे चार दीवारी से बंद होता है, और अंदर ही एक जलाशय भी होता है। विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम,
शिखर को विमान कहा जाता है, पिरामिड आकार का सीढ़ीदार। ये जो होता है ऐसे, मतलब ये इस टाइप का बना होता है शिखर। तो पिरामिड नुमा इसका शिखर होता है। और इसकी एक विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषताएं में ये है कि गोपुरम होता है इसमें। गोपुरम ये होता है, अभी मैं दिखाऊंगा तो अभी पता चल जाएगा क्या होता है गोपुरम। शीर्ष शीर्ष पर अष्टकोणीय शिखर और स्तूपिका, ये इसको शिखर बोलते हैं। ये शिखर को मतलब विमान बोलते हैं, विमानम एक्चुअली। एक ही मंदिर परिसर में केवल एक ही विमान होता है। गोपुरम कई हो सकते हैं। गोपुरम क्या होता है, जैसे आपने वो पढ़ा जब आपने तोरण पढ़े थे, तोरण जो दरवाजे होते हैं स्तूप के, ऐसे ही गोपुरम भी होता है, एक दरवाजा टाइप होता है। ये देखो, ये होता है दरवाजा। बहुत सारे लोग इसी को मंदिर समझ लेते हैं, कई बार जब फोटो वोटो आते हैं तो ये एक्चुअली ये मंदिर नहीं होता, ये उसका दरवाजा होता है। ये बहुत विशाल काय बनाए जाते हैं और ये भव्यता को भी प्रकट करता है। ये बृहदेश्वर मंदिर है। तो ये देख रहे हो ना, ऐसे कैसे करके ये पिरामिड नुमा टाइप में इसका शिखर होता है, इसको विमानम बोलते हैं। और ये बृहदेश्वर मंदिर है। अब इसमें भी कई सारी उपशैलियां हैं। अब देखो एक चीज और है कि जो दक्षिण के जो मंदिर है ना, दक्षिण के मंदिर, वो आपको उत्तर के जो मंदिर हैं उनसे ज्यादा भव्य मिलेंगे। उसका रीजन है कि ये जो थे वो सामाजिक आर्थिक केंद्र थे। मतलब ये धन देते थे, एक तरह से बैंक का काम करते थे। तो बैंक का काम करने से इनकी आय वृद्धि होती है, तो फिर भव्यता भी नजर आई। जबकि उत्तर में ऐसा नहीं था। ठीक है। सामाजिक केंद्र कैसे कि ये जो अभी भी आपने देखा होगा कि मंदिरों में वहाँ विवाह समारोह समारोह वगैरह होते हैं। तो जब कोई विवाह समारोह है और एक साथ कई कई विवाह हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, तो जब विवाह होना है तो फिर जगह भी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए भी वहां पर आपको भव्यता देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये, वैसे तो ये मेंस का टॉपिक है, पर ठीक है बता देता हूँ। द्रविड़ शैली की जो उपशैलियां हैं उसमें आपको पल्लव उपशैली है, चोल उपशैली है, विजयनगर उपशैली है, नायक उपशैली है। अब पल्लव उपशैली के पल्लव शासक संरक्षक रहे, चोल उपशैली के चोल शासक रहे, विजयनगर के विजयनगर शासक रहे, नायक उपशैली। इसमें क्या है कि जैसे रथ मंदिर आपको देखने को मिलेंगे पल्लव उपशैली में, एक ही पत्थर से निर्मित, जैसे महाबलीपुरम के सप्त पगोड़ा मंदिर है, शोर मंदिर है। ठीक है। द्रविड़ शैली की पराकाष्ठा आपको देखने को मिलेगी चोल उपशैली में। ठीक है। और विशाल विमान जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो मैंने अभी आपको बताया, भव्य गोपुरम और बड़ा परिसर, कल्याण मंडप, केंद्रीय मंडप जो होता है, अम्मन मंदिर देवी को समर्पित, राय गोपुरम, ये विजयनगर शासकों के द्वारा संरक्षित जो मतलब शैली थी, या उन्होंने जिस शैली में मंदिर निर्माण किया, तो ये उनके बारे में। स्तंभों पर पौराणिक जीव याली घोड़ा की नक्काशी। तो वैसे उपशैलियों से प्रश्न ज्यादा पूछे तो नहीं जाते हैं, इसी से पूछे जाते हैं कि जो मेन कैटेगरी है, नागर, द्रविड़ और बेसर। बेसर कुछ और नहीं है बल्कि इन दोनों का मिक्सर है एकदम। ठीक है। किसी भी चीज को कहीं से भी उठा के बेसर बना दिया। और ये पाई भी ऐसे ही ट्रांजिशन जोन में जाती है। तो ये थी आपकी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के ये सब मंडप वही होता है सेम। विमान मैंने आपको बता दिया, गर्भगृह जहाँ पे देवता की प्रतिमा होती है। गोपुरम इसका एक प्रमुख भाग है, तो आपको गोपुरम आपको बताना चाहिए कि द्रविड़ शैली का भाग है। विमान यानी कि विमानम या विमान, ये भी द्रविड़ शैली का भाग है। और लेटिना, प्रसाद शिखर, वो सब आपके इसके भाग हैं, नागर शैली। ठीक। और तीसरी शैली है बेसर शैली। तो बेसर शैली में क्या होता है, मिश्रित, इसका अर्थ होता है, नाम भी इसका मतलब मिश्रित ही है इसका अर्थ। विस्तार विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक, देखो ऐसे है। जैसे तो अगर आपको जैसे ये यहाँ तक बता, तो ये ट्रांजिशन जोन है कि इधर से जैसे, और इधर की कुछ विशेषताएं, इधर की कुछ विशेषताएं, तो इस वाले जोन में आपको ये बेसर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह की चीज है।
अब ये वही है। मंडप क्या होता है वो आपको बता ही दिया मैंने कि जहाँ पे अपना ये कीर्तन वगैरह सब चल रहा होता है। ठीक है, अर्ध मंडप ये बाहर वाली चीज है। ये शिखर होता है। गर्भगृह क्या होता है वो बता दिए, जहाँ पे मुख्य देवता की प्रतिमा होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले वाहन वगैरह, तो वाहन का लिटरल वही मतलब है कि जो मुख्य देवता का वाहन है उनकी प्रतिमा है। ठीक। तो ये मंडप हो गया आपका, ये गर्भगृह हो गया। ठीक, ये एंट्री। तो ये सब चीजें बेसर शैली में आपको देखने को मिलेगी। बेसर शैली का मंदिर का एक फोटो अभी दिखाता हूँ। देखो ये है चिन्नकेश्वर मंदिर, ये वेल्लोर। ठीक। तो ये देख लो। डिफरेंस तो पता चल ही रहा होगा कि थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि मतलब कि कैसा होता है। अगर इस पे मैं ऐसे पूरा बना देता हूँ और मंडप वगैरह बना देता हूँ, तो ये ऐसे होगा बेसिकली। तो ये नागर शैली का हो जाएगा। थोड़ा पिरामिड टाइप बना देता हूँ तो विमानम, तो वो द्रविड़ शैली की विशेषता हो जाएगी। इसमें नागर शैली का जो प्रभाव मिलेगा वो वक्र रेखीय शिखर, वर्गाकार आधार। द्रविड़ प्रभाव मिलेगा जटिल नक्काशी, मूर्तिकला, विमान डिजाइन, तारामय योजना। ये होयसल उपशैली की विशेषता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो बेसर शैली से संबंधित है। उदाहरण इसके आप देख सकते हैं कि कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, ये सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट शासक प्रथम, इसने इसका निर्माण कराया। एकाश्मक पत्थर, एकाश्मक का मतलब है कि एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। और कमाल की बात ये है कि ये जैसे आप नॉर्मल बिल्डिंग बनाएंगे तो पहले नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, ऊपर वाला बनाएंगे, लेकिन ये कैसे बना है? ये ऊपर से नीचे बना हुआ है। पहले इसका शिखर बना था और फिर मतलब पूरा नीचे को साइड मंदिर बनाया गया। एक स्टोरी है इसके बारे में, पता नहीं कितनी सच है, बट ऐसे स्टोरी मैंने पढ़ी है और गवर्नमेंट साइट पे है पूरा एकदम। ठीक है, तो ऑफिशियल भी है। उसमें ये कहा गया है कि रानी की ऐसी जिद थी कि रानी ने कहा था कि अगर एक हफ्ते के अंदर, शायद एक हफ्ते या ऐसे कुछ टाइम था, तो उसमें अगर वो शिखर नहीं देखती है मंदिर का, तो वो मतलब अन्न जल, मतलब जब तक शिखर नहीं देखेंगी, हाँ सॉरी, जब तक शिखर नहीं देखेंगी तब तक वो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगी। तो रानी का ऐसा अपना व्रत था। तो राजा ने बोला था कि कोई है जो बना दे, तो किसी ने नहीं बनाया। फिर कुछ लोग तैयार हुए और उन्होंने फिर इस मंदिर को बनाया। और इसलिए इसका निर्माण ऐसे उल्टा किया गया, पहले शिखर ही बना दिया गया कि देखो शिखर पे। तो ये स्टोरी है इससे जुड़ी हुई। ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर जो हेलविड है, यहाँ पे है। होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है। तारामय योजना, मुलायम बलुआ पत्थर से बारीक नक्काशी यहाँ पे की गई है, मुलायम बलुआ पत्थर पे। तो ये मंदिर कुछ उदाहरण है बेसर शैली के। बाकी कुछ और हैं जो क्वेश्चन फॉर्मेट में कराऊंगा तो थोड़े लंबे समय तक याद रहेंगे। यहाँ पे मैं कुछ नहीं, बस लिख देता और बता देता ये वहां से ये वहां से, तो फिर वो याद भी नहीं रहता। तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि मंदिर होते हैं आपके तीन टाइप के। नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, और बेसर शैली के मंदिर। इन दोनों का मिक्स क्या हो जाता है? बेसर हो जाता है। नागर में आपको क्या देखने को मिलेगा? ऐसा वर्गाकार गर्भगृह, जो कि, और यहाँ पे परकोटा नहीं मिलेगा, और यहाँ परकोटा मिलेगा। ठीक। और लेटिना प्रसाद शिखर, शिखर के प्रकार में यहाँ पे जैसे फमसाणा या फमसाना, या और एक और था, क्या था इसका नाम तीसरे वाले का? हाँ, वल्लभी या खाकर। ये शैली का उपप्रकार है, शिखर उपप्रकार। तो वल्लभी या खाकर। ठीक। और द्रविड़ में क्या होता है कि परकोटा होता ही है, विमानम कहा जाता है शिखर को, पिरामिड इसकी संरचना होती है। ठीक। और अंदर क्या परिसर में आपको जलाशय मिलेगा। इनका ये भव्यता होती है। भव्यता का कारण मैंने आपको बता दिया, सामाजिक और आर्थिक केंद्र हुआ करते थे। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, तो इसलिए ये भव्य भी है। तो ये सब चीजें ही हैं। बाकी कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है, या किसने उसका निर्माण कराया है, तो वो सब मैं एक क्वेश्चन फॉर्मेट में अगली वाली में हम थोड़े 10 क्वेश्चन करीब करेंगे, तो थोड़ा आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा। चलिए, तो इसमें ये इतना ही था। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।